सीधे उन आंकड़ों से शुरू करते हैं जो स्रोतों में सबसे पहले ध्यान खींचते हैं। मैं तो इन आंकड़ों को देखकर सच में हैरान रह गई। मतलब अगर हम विद्या भारती के विशाल नेटवर्क के आंकड़े देखें, तो दस्तावेजों के अनुसार 12,118 औपचारिक विद्यालय हैं। बिल्कुल, और इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की कुल संख्या 35 लाख से भी ज्यादा बताई गई है। 35 लाख, और इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षक जुड़े हुए हैं। जी, और ये पूरा तंत्र देश भर के 684 जिलों में काम कर रहा है। अगर हम सिर्फ इस 35 लाख की संख्या को देखें तो ये मतलब दुनिया के कई देशों की कुल आबादी के बराबर है। सिर्फ छात्रों से एक पूरा शहर बस सकता है। ये तुलना बहुत सटीक है। इतने बड़े स्तर पर किसी ढांचे को संभालना, वो भी बिना प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण के, अपने आप में एक बड़ा काम है। हाँ, इसकी जड़ें काफी पुरानी है। बिल्कुल, इसकी शुरुआत 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित पहले सरस्वती शिशु मंदिर से हुई थी। नानाजी देशमुख द्वारा शुरू किया गया वो स्कूल आज इस विशाल वटवृक्ष में बदल चुका है। एक स्कूल से लेके 12,000 से ज्यादा स्कूलों का सफर, और सबसे बड़ी बात यह है कि दस्तावेजों में औपचारिक स्कूलों के अलावा 8,000 से अधिक संस्कार केंद्रों का भी उल्लेख है। हाँ, ये इस नेटवर्क की गहराई को दर्शाता है। ये संस्कार केंद्र अनौपचारिक शिक्षा के तहत आते हैं। मतलब समाज के वो हिस्से जहाँ शायद एक बड़े स्कूल की इमारत बनाना संभव नहीं है, वहाँ ये केंद्र काम करते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कोई भी संस्था इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ इमारतों से तो खड़ी नहीं रह सकती। उसका एक मूल दर्शन होता है। एकदम सही कहा आपने। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है उनका वैचारिक दृष्टिकोण। स्रोतों के अनुसार उनका मुख्य ध्येय मैकॉले और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के स्थान पर शिक्षा का भारतीयकरण, राष्ट्रीयकरण और आध्यात्मिकरण करना है। हाँ, और हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये स्रोतों में दिया गया उनका अपना नजरिया है जिसे हम बता रहे हैं। वे सीधे तौर पर मैकॉले पद्धति का विकल्प देने की बात करते हैं। जी, विद्या भारती का ये मानना है कि शिक्षा केवल जानकारी जुटाना या दफ्तरों के लिए कर्मचारी तैयार करना नहीं है। वे शिक्षा को जीवन जीने की कला मानते हैं। ये बात उनके आदर्श वाक्य में भी बहुत प्रमुखता से दिखती है। उनका जो लोगो है उसमें लिखा है सा विद्या या विमुक्तये, यानी ज्ञान वो है जो मुक्ति दिलाए। अज्ञानता से मुक्ति। बिल्कुल, अज्ञानता से और संकीर्ण सोच से मुक्ति। ये दर्शन सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, लेकिन मुझे दस्तावेजों के उस हिस्से ने सबसे ज्यादा चौंकाया जहाँ वे बचपन की शिक्षा की बात करते हैं। आप शिशु वाटिका की बात कर रही हैं? हाँ, 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो उनका कॉन्सेप्ट है। स्रोत साफ कहते हैं कि 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कोई किताबें नहीं होंगी, कोई होमवर्क नहीं होगा और कोई परीक्षा भी नहीं होगी। मतलब आज के समय में जहाँ 2 साल के बच्चे भी भारी बस्ते के साथ प्ले स्कूल जाते हैं, वहाँ ये दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे इसे बस्ते के बोझ से मुक्ति कहते हैं। और इसके पीछे का जो क्यों है वो बहुत ही वैज्ञानिक है। तो बच्चा सीखता कैसे है बिना किताबों के? स्रोतों में बताया गया है कि 6 साल की उम्र तक शिशु का सीखना केवल अनुकरण यानी नकल करने और इंद्रिय अनुभव पर आधारित होता है। वे इसे पंचकोश विकास के सिद्धांत से जोड़ते हैं। पंचकोश विकास, ये क्या होता है? ये पूरी तरह से भारतीय मनोविज्ञान से प्रेरित बाल विकास है। मानव अस्तित्व के 5 कोश या स्तर माने गए हैं: अन्नमया, प्राणमया, मनोमया, विज्ञानमया और आनंदमया कोश। अच्छा, तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, तार्किक और आध्यात्मिक विकास। बिल्कुल, वे खेल, कहानियों और प्रकृति के माध्यम से इन 5 स्तरों पर काम करते हैं। इसके अलावा स्रोतों में अभिभावक प्रबोधन का भी जिक्र है। हाँ, जहाँ गर्भ काल से ही शिशु की शिक्षा और माता पिता का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। जी, उनका मानना है कि घर का माहौल बच्चे के विकास में सबसे अहम है। ये तो हुई शिशु वाटिका की बात, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो सीखने की प्रक्रिया क्या होती है? दस्तावेजों में पंचपदी शिक्षण पद्धति का उल्लेख है। हाँ, पंचपदी यानी सीखने की वैज्ञानिक प्रक्रिया के 5 चरण। ये रटने वाले मॉडल का विकल्प है। पहला चरण है शिक्षण यानी पढ़ाना। दूसरा है बोध यानी समझना। तीसरा है अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना। और चौथा है प्रयोग यानी जो सीखा है उसे असल जिंदगी में लागू करना। और 5वां चरण बहुत महत्वपूर्ण है, प्रसार यानी ज्ञान बांटना। विद्या भारती इस बात पर जोर देती है कि ज्ञान को बांटना भी सीखने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। हम इन पारंपरिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मॉडल
आज की आधुनिक और प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफल हैं? ये सवाल उठना लाजमी है और इसके जवाब में दस्तावेजों में जो अकादमिक परिणाम दिए गए हैं वो बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। 2024-25 के बोर्ड परिणामों के आंकड़े देखिए। 12वीं कक्षा में 93% और 10वीं में 96.5% सफलता। और सिर्फ पास होना नहीं, 27,000 से अधिक छात्रों ने 10वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और ये सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। एक्सपर्ट सूत्रों में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में सफलता का भी जिक्र है ना। जी हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि हाल ही में 27 से ज्यादा पूर्व छात्र यूपीएससी में चयनित हुए हैं। स्रोतों में कुछ नाम भी विशेष रूप से दिए गए हैं, जैसे प्रयागराज से प्रकाश यादव, बुलंदशहर से विभोर सारस्वत और मध्य प्रदेश से ऋषभ चौधरी। ये सफलता दर्शाती है कि जो बुनियाद शिशु वाटिका और पंचपदी से रखी गई, वो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी परिणाम दे रही है। और इन सफल छात्रों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी है, दुनिया के सबसे बड़े पूर्व छात्र नेटवर्क्स में से एक। जी, पूर्व छात्र परिषद, जिसमें 10 लाख से अधिक पंजीकृत सदस्य हैं। 10 लाख? और वो सिर्फ भारत में नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वे 87 से अधिक देशों में फैले हुए हैं और समाज सेवा तथा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। समाज सेवा की बात आई है तो दस्तावेजों का एक बड़ा हिस्सा समाज के अंतिम छोर तक इनकी पहुंच पर बात करता है। हाँ, सीमांत और जनजातीय क्षेत्रों में ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य क्षेत्र होता है। आंकड़ों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों के 127 जिलों में इनके 211 विद्यालय काम कर रहे और हैं। जिन 8,000 से ज्यादा संस्कार केंद्रों की हमने बात की थी, उनका मुख्य उद्देश्य भी वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और सामाजिक समरसता लाना है। और संकट के समय में भी इनका काम बहुत व्यापक रहा है। बिल्कुल। दस्तावेज इस बात को सेवा ही परम धर्म के बड़े परिदृश्य से जोड़ते हैं। महामारी या संकट के समय इस संगठन ने बड़े स्तर पर राहत कार्य किया है। स्रोतों के आंकड़े बताते हैं कि 24 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन वितरण किया गया, 14 लाख से ज्यादा मास्क बांटे गए। और ये सब उनके स्वयं सेवकों के बल पर हुआ। 98,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। और पीएम केयर्स फंड में 8.75 करोड़ रुपए का आर्थिक योगदान भी संगठन की तरफ से दिया गया। ये सब दिखाता है कि ये केवल एक स्कूल चलाने वाली संस्था नहीं है, ये समाज के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। तो इस सब का मतलब क्या है? अतीत और वर्तमान के आंकड़े तो हमने देख लिए, लेकिन भविष्य के लिए इनका क्या नजरिया है? स्रोतों में भविष्य की ओर देखते हुए विजन 2047 का बहुत स्पष्ट खाका दिया गया है। 2047, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा। जी, और एक समर्थ तथा सशक्त भारत के निर्माण के लिए उन्होंने 5 मुख्य स्तंभों का विश्लेषण किया है। ये 5 स्तंभ कौन से हैं? पहला है सामाजिक समरसता, यानी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण। तीसरा स्तंभ मुझे बहुत दिलचस्प लगा, कुटुंब प्रबोधन। हाँ, इसका मतलब है परिवार नाम की संस्था को मजबूत करना। उनका मानना है कि एक मजबूत परिवार ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। और चौथा स्तंभ है स्व का बोध, अपनी पहचान और जड़ों को समझना। और 5वां स्तंभ है नागरिक कर्तव्य, अधिकारों के साथ साथ समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना। और स्रोतों के अनुसार इस पूरे विजन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में अग्रसर करना। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक त्वरित सारांश निकालें, तो ये सच में एक आहा मोमेंट है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे एक संस्था जो पूरी तरह से परंपरा और साविद्या या विमुक्तये के भारतीय दर्शन पर गहराई से टिकी है, वो आज आधुनिक दुनिया के 87 देशों में अपने छात्रों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हाँ, और जानकारी के इस भारी भरकम युग में पंचकोश और पंचपदी जैसे तरीके अकादमिक श्रेष्ठता भी साबित कर रहे हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल जहन में आता है। वो क्या? एक ऐसा शैक्षिक मॉडल जो पूरी तरह से प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान, इंद्रिय अनुभव और परंपराओं की नींव पर खड़ा है, वो भविष्य की इस तेजी से बदलती दुनिया में खुद को कैसे ढालेगा? मतलब जो दुनिया अब पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक से चलने वाली है। बिल्कुल। क्या भविष्य में हमें आधुनिक एआई तकनीक और प्राचीन शिशु वाटिका के सिद्धांतों का कोई नया रूप देखने को मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा। ये सच में एक बहुत ही प्रासंगिक विचार है। ज्ञान और परंपरा का तकनीक के साथ तालमेल कैसे बैठेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हम सुनने वालों को इसी विचार के साथ